Greetings everyone. Today we are going to start our next poem, that is Keeping Quiet. Keeping Quiet poem has been written by Pablo Neruda. This poem is from class 12th. Class 12th की ये poem है. Keeping Quiet, as you all know that in this poem the poet has told us about the importance of to be quiet. क्वाइटनेस, पीसफुल, ट्रैंक्वालिटी की उन्होंने इंपॉर्टेंस बताई है. व्हेन वी आर बिजी इन द रैट रेस ऑफ अर्निंग मोर एंड मोर मनी, व्हेन वी आर एंगेजिंग इन द वायलेंस, व्हेन वी आर इन द वॉर्स, जब हम लड़ाई में, झगड़े में और रैट रेस में पैसे कमाने की में उलझे हुए हैं, तो उस टाइम पे कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए चुप रहना. तो उसी की इम्पॉर्टेंस जो है पैब्लो नेरूडा ने इस पोएम में बताई है. एंड दिस पोएम इज़ क्वाइट परफेक्ट फॉर द सिचुएशन नाउ वी आर फेसिंग. जो भी आज हम कोरोना जो फेस कर रहे हैं, तो उसमें भी इसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है. बिकॉज अगर हमने चुप रह के देखा होता, नेचर की तरफ थोड़ा ध्यान दिया होता, जो हमने नेचर को डिस्ट्रैक्ट किया है, जिसकी वजह से आज हमें मतलब काफ़ी सारी जो बीमारियाँ उनका सामना करना पड़ रहा है, तो वो यही बोल रहा है दैट वी ऑल शुड बी कीपिंग क्वाइट. हमें चुप रहना है कुछ देर के लिए, सो दैट वी कैन हैव अ टाइम फॉर द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ रियलाइजेशन. और इम्पॉर्टेंस क्या है उसकी, मतलब चुप रहने की. और वी आर कीपिंग क्वाइट, देन वी आर एबल टू मेंटेन a feeling of mutual understanding among the human beings. And it also wants to convey us a message like to be quiet is a kind of medicine against the war, violence and exploitation. So it is very important for all of us to have a time for ourselves, to do the self realization, to do the self introspection, right? So let's start the poem. जो poem है उसको हम start करते हैं. This poem has been written by Pablo Neruda. Pablo Neruda ने इसको लिखा है, as you all know. First we have a brief introduction about the poet के बारे में थोड़ा सा brief introduction ले लेते हैं. And one more fact about this poem is that earlier it was written in the Spanish. सबसे पहले इसको Spanish में लिखा गया था, and later on it had been converted into the English because of its huge importance, right? Pablo Neruda, he was born in 1904 and died in 1973. पैब्लो नरूडा वॉज हिज पैन नेम. उनका पैन नेम था. उनका जो रियल नेम था दैट वाज द नेफ्ताली रिकार्डो रीस बेसोल्टो, एंड हु वाज बॉर्न इन द टाउन ऑफ पैरल इन चाइल में वो पैदा हुए थे. नेरूडाज पोएम्स आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेजेस विच मेक देम नो लेस ब्यूटिफुल. मतलब उनकी जो पोइम्स होती थी वो ईज़िली हम उनको समझ सकते थे, और एक इमेज अपने जो माइंड है उसमें हम क्रिएट कर सकते हैं उनकी पोइम्स के थ्रू, और जो कि जिसकी वजह से जो उनकी पोइम्स है वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देती हैं. ही वॉज ऑल्सो अ विनर ऑफ द नोबेल प्राइज़. नोबेल प्राइज़ के विनर रहे लिटरेचर में 1971 में. उनकी जो पोइम है नेरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन. ये जो पोइम है इसमें जो नेरूडा है उन्होंने क्वाइट जो चुपचाप इंट्रोस्पेक्शन मतलब जो सेल्फ रियलाइजेशन है उसको करने के ऊपर ध्यान दिया, एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. और मतलब कोशिश की है कि जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है लोगों के बीच में, ह्यूमन बींग्स के बीच में, उसको वो बना पाए, राइट. बिफोर यू रीड, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू. जो टाइटल है पोएम का वो आपको क्या सजेस्ट करता है? व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज़ अबाउट? As the title is about the keeping quiet, so it is telling us the importance of to be quiet, because when we are quiet then it gives us a chance to understand other human beings, and at the same time we are getting a time for the self realization. हम अपने आप को समझ सकते हैं, अपना इवालुएशन कर सकते हैं, और जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है हम अपने भाई बहनों के साथ उसको क्रिएट कर सकते हैं. तो डेफिनेटली जो इसका टाइटल है वो हमें यही सजेस्ट करता है. Definitely this poem is all about to sit quietly and do the self introspection, right? So let's start करते हैं इस poem को. Now we will count to 12 and we will all keep still. Still means एकदम से शांत हो जाना, एक जगह बिना हिले डुले बैठ जाना. कहते हैं now we will count to 12. अब हम क्या करेंगे? 12 तक काउंट करेंगे. अब जो 12 है वो किसको सिग्निफाई करता है? 12 सिग्निफाइज द 12 आवर्स ऑफ द डे लाइट. डे लाइट मीन्स दिन के जो 12 घंटे होते हैं रोशनी के, राइट, उसको सिग्निफाई करता है. या फिर 12 मंथ्स ऑफ द ईयर, या फिर जो 12 महीने हैं एक साल के, उसको सिग्निफाई करता है. कहता है कि मैं काउंट करूँगा 12 तक, और हम लोग क्या करेंगे? हम लोग चुपचाप से बैठ जाएंगे, एकदम से हम स्टिल मीन्स बिना किसी मूवमेंट के बैठ जाएंगे. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. कहता है फॉर वंस, एटलीस्ट एक बार
जस्ट फॉर द सेक ऑफ द अर्थ, मतलब इस अर्थ के लिए, एंड फॉर द सेक ऑफ द ह्यूमन वेलफेयर, मतलब जो ह्यूमन वेलफेयर है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलेंगे, वी विल नॉट स्पीक इन एनी ऑफ द लैंग्वेज। एनी लैंग्वेज, दो तरह की लैंग्वेज होती है, वन इज़ वर्बल, सेकेंड इज़ नॉन वर्बल, जो हम जेस्चर्स यूज़ करते हैं या लिख कर यूज़ करते हैं। तो वो कहते हैं हम किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स नॉट स्पीकिंग इन एनी लैंग्वेज मीन्स हम किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, लेट्स बी साइलेंट, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। कहते हैं एटलीस्ट सिर्फ 1 सेकेंड के लिए हम लोग क्या होता है वो रुक जाते हैं, एटलीस्ट फॉर 1 सेकेंड, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हम जो अपने आर्म्स हैं उसको बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे। आर्म्स हेयर, आर्म्स हैज़ 2 मीनिंग। अब जो आर्म्स है ना उसके 2 मतलब होता है, वन आर्म इज़ आर हैंड, एक जो आर्म होता है वो किसके लिए होता है, हाथ के लिए होता है, और जो दूसरा आर्म होता है वो किसके लिए होता है, दैट इज़ यूज फॉर द, मतलब जो गोले बारूद होते हैं उसके लिए यूज़ होता है। तो वो यही कहता है लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, हम लोग 1 सेकेंड के लिए चुपचाप बैठ जाते हैं, एंड वी विल नॉट मूव आवर आर्म्स, और हम अपने हाथों को बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे, वी आर नॉट गोइंग टू मूव आवर आर्म्स, राइट। सो हियर द पॉइंट इज़ जस्ट सजेस्टिंग दैट अब हम 12 काउंट करेंगे, एंड 12 signifies the 12 hours of the daylight and 12 months of a year, and he is saying for a second, at least for a second we will not speak in any language, हम लोग किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, एंड the poet is appealing to observe at least one such moment on earth, मतलब एक बार तो अर्थ के ऊपर ऐसा मोमेंट है एटलीस्ट 1 सेकेंड के लिए, जब हम लोग बिना किसी लैंग्वेज में बात किए, अपने हाथों को बिना मूव किए हम लोग क्या करेंगे, बैठ जाएंगे चुपचाप से। गॉट इट? इट वुड बी एन एग्जॉटिंग, क्यों बैठ जाएंगे, सो दैट वी कैन हैव अ टाइम फॉर द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ताकि हमारे पास जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है वो मिल जाए, राइट। और he is just appealing like to highlight the practice of humans to speak constantly and reinforce their speech by action, मतलब कुछ टाइम के लिए जो वो बोलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, रश करते ही जा रहे हैं, वो एक टाइम के लिए वो थोड़ा सा रुक जाए। Now the poet is saying it would be an exotic movement. Exotic means exciting movement. ये तो बहुत ही ना exciting movement होगा, without rush, without engines, without rush, without engines मीन्स विदाउट एनी नॉइज़, बिना किसी शोर शराबे के, और बिना किसी इंजन रश में, जो हम लोग रोड्स पे ट्रैफिक चलता रहता है, इंजन्स चलते रहते हैं, तो वो कहते हैं वो एक मतलब एक्साइटमेंट वाला मोमेंट होगा, जब हम कोई भी जल्दी में नहीं होंगे, वी विल नॉट बी इन अ हरी, क्योंकि हम हमेशा जल्दी में रहते हैं, अभी ये करना है, अभी स्कूल जाना है, अभी घर आना है, अभी मार्केट जाना है ना, हमेशा हम लोग जल्दी में रहते हैं। तो इज सेइंग दैट विदाउट एनी रश, बिना किसी रश के, बिना किसी हरी के, विदाउट इंजन्स, विदाउट एनी ट्रैफिक, बिना किसी ट्रैफिक के, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम लोग क्या होंगे, हम लोग साथ होंगे, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, अचानक से जो स्ट्रेंजनेस आ गई, अचानक से जो वो अजीब हो गया है सारी चीज़ें, क्यों अचानक से अजीब हो गया, क्योंकि सारी शांति हो गया, देयर इज़ क्वाइटनेस एवरीवेयर, सब लोग जो है वो एकदम से चुप हो गए। तो कहते हैं वो जो सडन स्ट्रेंजनेस है, इन दैट स्ट्रेंजनेस वी ऑल विल बी टुगेदर, हम लोग एक साथ होंगे, बिना किसी हरी के, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी ट्रैफिक के। सो दैट वुड बी एन एक्सॉटिक मोमेंट, दैट वुड बी एन एक्साइटेड मोमेंट, वो बहुत एक्साइटमेंट वाला मोमेंट होगा, बिकॉज वी अलाउ अ टाइम फॉर द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, क्योंकि डेलिबरेटली, जानबूझकर हम अपने आप को वो टाइम देंगे ताकि हम अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर सकें, सेल्फ रियलाइजेशन कर सकें। Fisherman in the cold sea. Fisherman here means the human beings in the cold sea would not harm whales. Whales here signifies the nature. Whales यहाँ पे किसको signify कर रहा है, नेचर को signify करता है। फिशरमैन यहाँ पर सिग्निफाइज कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स को। कहते हैं जो फिशरमैन्स हैं इन द कोल्ड सी, जो फिशरमैन है मतलब मछुआरे हैं कोल्ड सी के अंदर, वो बिल्कुल भी वेल्स को हार्म नहीं करेंगे, बिल्कुल भी उनको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, यानी कि जो मछुआरे हैं वो बिल्कुल भी मछलियाँ नहीं पकड़ेंगे। जो ह्यूमन बींग्स हैं दे विल नॉट डिस्ट्रॉय द नेचर, वो बिल्कुल भी नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हार्म्स। कहते हैं जो लोग सॉल्ट इकट्ठा करते हैं, दैट मीन्स द मैन हु इज़ एंगेज हिमसेल्फ इन अर्निंग द मनी, जो जिसने अपने आप को मतलब पैसे कमाने में इतना एंगेज कर लिया है कि उसको ये भी ध्यान नहीं रहा कि वो अपनी हेल्थ के साथ किस तरीके से खिलवाड़ कर रहा है, वो अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहा है। तो वो क्या करेंगे, तो वो लोग बिल्कुल भी
मतलब सॉल्ट गैदर नहीं करेंगे, वो अपने हर्ट हैं, जो उनके हाथों पे ज़ख्म हो गए हैं, जो उनके हाथों पे चोट लग गई है, वो उनकी तरफ देखेंगे, एक बार उनकी तरफ भी ध्यान देंगे। यानी कि मतलब दे हैव टू लुक एट द वाउंड्स, उनको भी अपने जो वाउंड्स हैं उनको देखने की ज़रूरत है, अपने ज़ख्मों को देखने की ज़रूरत है। In this paragraph, the poet wants to convey that the human beings will not harm the nature. जो human beings है वो बिल्कुल भी nature को, अपनी surrounding को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और जो ह्यूमन बींग्स हैं जिसने अपनी अर्निंग्स को करते करते अपने आप को ही नुकसान पहुंचा लिया, वो अपने आप को एक बार देखेंगे. दे हैव टू एग्जामिन देमसेल्फ, दैट मीन्स दे हैव टू डू द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, दे हैव टू लुक एट देमसेल्फ. एक बार वो अपने आप अपनी तरफ देखेंगे, ठीक है. यानी कि वो अपना ध्यान करेंगे, चुपचाप से बैठेंगे और अपने जो वाउंड्स उन्होंने जो खुद को ही अपना नुकसान पहुंचा लिया नेचर को हार्म करके, या फिर अपनी अर्निंग्स को करते करते दे वर टेकन देयर हेल्थ फॉर ग्रांटेड, तो वो इसकी तरफ एक बार अपना ध्यान देंगे अच्छे से. गॉट इट? Those who prepare green wars means the war against the nature. ग्रीन वॉर्स का क्या मतलब है? जो हमने नेचर के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट कर दिया, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन है, हमने पेड़ों को काटना स्टार्ट कर दिया, और मतलब अब हमारे पास जंगल बचे ही नहीं है. नाउ वी आर डोंट हैविंग एनी फ्रेश एयर, और जो इन्वायरमेंट है वो भी क्या होता जा रहा है? डिप्लीट होता जा रहा है. क्या? तो जिन्होंने ग्रीन वॉर स्टार्ट कर दी, जिन्होंने नेचर के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट कर दिया, वॉर विद गैस, वॉर विद फायर, वॉर विद गैस एंड वॉर विद फायर है मीन्स द जो मैन है वो पूरे नेचर को पॉल्यूट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ द केमिकल इन द न्यूक्लियर वेपन्स. मतलब गैस मीन्स केमिकल्स एंड फायर मीन्स द न्यूक्लियर वेपन्स. कहता है कि जो ह्यूमन बीइंग है उसने अपने अगेंस्ट जो है वो ग्रीन वॉर्स, मतलब नेचर के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट कर दिया, एंड ही इज़ fighting with the chemicals, he is fighting with the nuclear weapons, and just because of that victory with no survivors. मतलब उसने एक ऐसे झगड़ा शुरू कर दिया जिसमें कि कोई, मतलब जो विक्ट्री होगी, अगर ह्यूमन बीइंग जीत भी जाएगा तो कोई भी सर्वाइवर नहीं बचेगा उसको सेलिब्रेट करने के लिए. नोबडी विल सर्वाइव, कोई भी सर्वाइव नहीं करेगा वो जो विक्ट्री है, वो जो जीत है, उसको सर्वाइव, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, राइट. सो वो यही कह रहा है कि जिन लोगों ने नेचर के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट किया है, जो लोग केमिकल्स के साथ, न्यूक्लियर वेपन्स के साथ फ़ाइट कर रहे हैं, ऐसे फाइट कर रहे हैं, मतलब जिसमें जीतने वाला कोई भी नहीं बचेगा, जो जीतेगा वो भी नहीं बचेगा विद नो सर्वाइवर्स, जीतेगा उसमें भी कोई नहीं बचने वाला उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए. तो वो क्या करेंगे, वो लोग जिन्होंने ग्रीन वॉर को स्टार्ट किया, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वो बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेंगे, यानी कि वो जो वॉर उन्होंने स्टार्ट किया उसको छोड़ देंगे और क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे और साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे. एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने जो भाई बहन हैं, जो भाई सोल्जर्स हैं, उनके साथ वो चलेंगे, वॉक करेंगे. इन द शेड डूइंग नथिंग, इन द शेड डूइंग नथिंग मीन्स वो एक शेड में कुछ ना करते, मतलब वो एक साथ बैठेंगे. दे ऑल विल सिट टुगेदर, देयर विल बी अ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, और मतलब जो अपनी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ हैं उनको छोड़ के वो स्टिल हो जाएंगे, और कुछ देर के लिए अपने जो कॉन्फ्लिक्ट है, वायलेंस है, उनको भूल कर वो क्या करेंगे, और स्ट्रगल को छोड़कर एक ही जगह पर कुछ ना करते हुए वो बैठ जाएंगे, यानी कि वो एकदम से चुप होकर बैठ जाएंगे. गॉट इट? यानी कि वो अपील कर रहा है उन लोगों से जिन्होंने वॉर स्टार्ट कर दी है नेचर के अगेंस्ट, और ऐसी वॉर जिसके अंदर कोई भी बचने वाला नहीं है, जैसे कि आजकल यू कैन सी दैट में जो कोरोना है उससे कोई भी बचने वाला नहीं है. इन द सेम वे जो हमने वॉर नेचर के अगेंस्ट स्टार्ट कर दिया, उसमें सर्वाइवर, अगर हम जीत भी करेंगे तो कोई सर्वाइवर नहीं बचेगा उसको सेलिब्रेट करने के लिए. तो उन लोगों से वो अपील कर रहा है कि वो अपने क्लीन क्लोथ्स पहन लें कुछ देर के लिए, और अपने जो सोल्जर्स हैं, मतलब जो यूनिवर्सल ग्लोबलाइजेशन है, जितने भी लोग हैं उनके साथ एक साथ बैठकर और बैठे एक शेड के नीचे, एक छत के नीचे, कुछ ना करते हुए. ठीक है. What I want should not be confused with total inactivity. अब वो ये कह रहा है कि मतलब जो मैं कह रहा हूँ इसको कंफ्यूज नहीं होना है. यू नीड नॉट टू बी कंफ्यूज विद द टोटल इनएक्टिविटी. टोटल इनएक्टिविटी मीन्स टोटल इनएक्टिव हम लोग कब हो जाते हैं, जब हम मर जाते हैं. तो ही इज सेइंग दैट यू शुड नॉट बी मिस्टेकन इट विद द पैसिविटी और लेथार्जी. मतलब जो बिल्कुल ही इनएक्टिविटी के साथ जो है इसका कोई भी लेना देना नहीं है, उसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है. लाइफ व्हाट इट इज़ अबाउट. कहते हैं कि लाइफ बहुत सिंपल है.
He is saying that we have to look at life honestly for its simplicity. Life should not be interpreted as something complicated, because it's a very simple experience of existing in harmony with our surroundings, appreciating the beauty of quietness. कह रहे हैं कि मतलब लाइफ यही है, लाइफ बहुत सिंपल है और हमें सिंप्लिसिटी के साथ ही जीना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं कि हम सिंपल हो गए, हमने लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया तो उसका कोई भी मतलब उसको हमें कंफ्यूज नहीं हो जाना है इनएक्टिविटी के साथ. हमने कोई इनएक्टिव नहीं हो गया, हम लोग लेथार्जिक नहीं हो गए, हम लोग पैसिव नहीं हो गए. सिर्फ इतना मतलब है कि वी हैव मेक आवर लाइफ वेरी सिंपल, बिकॉज लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट. क्योंकि लाइफ सिर्फ ऐसी ही है, सिंपल. आई वॉन्ट नो ट्रैक विद डेथ. नो ट्रैक विद डेथ मीन्स नो एसोसिएशन विद डेथ. कहते हैं कि मतलब यहाँ पर मेरा मतलब ये नहीं कि हम सबको मर जाना चाहिए, बिल्कुल इनएक्टिव हो जाना चाहिए. मतलब चुपचाप बैठने का मतलब ये नहीं है. चुपचाप बैठने का मतलब ये है कि हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है और सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं. ठीक है. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interpret this sadness. कहते हैं कि अगर हम मतलब इतने सिंगल माइंडेड नहीं होंगे, एक साथ नहीं बैठेंगे, एक साथ बैठ के सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे कि हमारी जो लाइफ है वो कहाँ पर जा रही है, दैट वेयर वी आर टेकिंग आवर लाइफ, कि हम जो अपनी लाइफ है उसको कहाँ पर लेकर जा रहे हैं. मतलब अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो एटलीस्ट मतलब ये जो ह्यूज साइलेंस होगी, ये जो एकदम से चुप्पी छा जाएगी आसपास से, तो शायद वो हमें मतलब रियलाइज़ करा पाएंगी कि हम लोग क्या कर रहे हैं. अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्रेट द सैडनेस. जो हमने अपनी लाइफ में सैडनेस क्रिएट कर लिया है, जो हमने अपने रिलेशनशिप्स में कड़वाहट पैदा कर लिया है, जो हम लोगों के साथ पीसफुली रहना भूल गए हैं. कहते हैं कि एक बार अगर हम चुप होंगे तो डेफिनेटली मतलब हम लोग अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर पाएंगे दैट व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस सैडनेस, कि हमने ये जो सैडनेस है वो क्यों क्रिएट कर लिया है. ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, क्योंकि हमने अपने आप को कभी समझा ही नहीं है. एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, और हमने अपने आप को डरा लिया है किसकी वजह से, डेथ की वजह से. ठीक है. हियर इज सेइंग मतलब इन दिस स्टैंजा द पोएट वांट्स टू कन्वे कि उसका मतलब इफ़ ही वांट्स टू से एवरीबडी टू बी क्वाइट, तो उसका मतलब टोटल इनएक्टिविटी नहीं है. इट डजंट हैव एनी एसोसिएशन विद डेथ. उसका डेथ से यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है. मतलब सिर्फ इतना सा है दैट लाइफ इज़ वेरी सिंपल. जो लाइफ है वो बहुत सिंपल है और लाइफ इज़ टू लिव, मतलब लाइफ इज़ ऑल अबाउट टू लिव पीसफुली. और जो लाइफ है वो कैसी है, पीसफुली रहने के लिए. और जो पॉइंट है मतलब फिर वो बेनिफिट्स बताता है कि ये ह्यूज साइलेंस के जो बेनिफिट्स है वो क्या है. कहते हैं अगर हम डेलिब्रेटली एफर्ट्स करेंगे चुप रहने की, और उसकी वजह से जो हम है मतलब एक बार जो ये ह्यूज साइलेंस हो जाएगी तो हम इंटरप्रेट कर पाएंगे, हम लोग जान पाएंगे कि हमने जो अपनी लाइफ है उसमें सैडनेस क्यों क्रिएट कर लिया. हमने उसमें सैडनेस क्रिएट कर ली है क्योंकि हमने अपने आप को कभी समझा ही नहीं है. वी नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ, और हमने अपने आप को डरा कर रखा हुआ है किसकी से, डेथ से. एंड बिकॉज डेथ इज़ एन इनएविटेबल आस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस. मतलब जो भी आया है लाइफ में उसको एक ना एक दिन मरना ही है. तो हमने उसको जो है मतलब उसका जो फियर है अननेसेसरी अपने अंदर क्रिएट कर रखा है. राइट. सो हियर ही डजंट हैव एनी एसोसिएशन विद द डेथ. मतलब यहाँ पर डेथ से उसका मतलब नहीं है, इनएक्टिव हो जाने का मतलब ये नहीं कि मर जाओ. उसका मतलब ये है कि मतलब एक बार चुपचाप से बैठो और अपने बारे में सोचो कि हमारी जो लाइफ है वो कहाँ पर जा रही है. और एक बार हम इस तरीके से बैठेंगे कुछ ना करते हुए, तो वो जो एक साइलेंस है, वो जो चुप्पी है, वो हम इंटरप्रेट कर पाएगी, वो हमें समझा पाएगी कि दैट व्हाट आर द रीज़न ऑफ आवर सैडनेस, कि ये जो सैडनेस का जो रीज़न है वो क्या हो सकता है. ठीक है. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. कहते हैं शायद जो अर्थ है वो हमें समझाती है, वो हमें पढ़ा सकती है कि जब सारी चीज़ें मर जाती हैं तो मतलब किस तरीके से वो एक रीज़न बनती है लाइवलीनेस का. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि जब ड्राउट आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, ज़मीन पूरी सूखी हो जाती है, वहाँ पर कोई भी प्लांट नहीं होता, कुछ भी नहीं बचता है. बट लेटर ऑन मतलब जो अर्थ है उसमें से एक सीड जो है वो ग्रो करना स्टार्ट करता है. उस तरीके से जो अर्थ है वो फिर से क्या करती है, इट विल बिकम अ रीज़न फॉर अ लाइफ. वो एक लाइफ का रीज़न बनती है. तो कहते हैं कि जो अर्थ है वो हमें समझाती है कि जब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, व्हेन एवरीथिंग इज़ डेड. इन द सेम वे जैसे डिज़र्ट्स होते हैं, मतलब कोल्ड डेजर्ट है, लद्दाख है, मतलब जब व्हेन
द होल अर्थ इज़ कवर्ड विद आइस, जब वो पूरा स्नो से कवर्ड होता है तो वहाँ पे कोई भी प्लांट कुछ भी ग्रो नहीं कर पाता, बट आफ्टर सम टाइम मतलब वहाँ पर जो प्लांट्स है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो यही कहता है कि मतलब जो अर्थ है वो हमें यही सिखाती है कि जब सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि वो मर चुकी हैं, बट लेटर ऑन इट प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन लेटर ऑन इट बिकम्स अ रीज़न टू गिव अ लाइफ टू द ह्यूमन बींग्स एज वेल एज टू द नेचर। तो हमें उसी से सीखना चाहिए कि किस तरीके से जब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो फिर भी जो लाइवलीनेस है, जो लाइफ है वो हमारी ज़िंदगी में वो कैसे बचती है। फाइन, नाउ आई विल काउंट अप टू 12। वो कहते हैं कि अब मैं फिर से 12 को काउंट करूँगा। 12 अगेन द सेम मीनिंग लाइक द 12 आवर्स ऑफ द डे लाइट और द 12 मंथ्स, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और तुम क्या करना कि तुम चुपचाप से बैठना और मैं यहाँ से चला जाऊँगा, राइट। दैट मीन्स ही हैज़ अगेन मेकिंग अपील टू द पीपल कि फिर से मतलब मैं अब फिर 12 काउंट करूँगा और तुम चुपचाप से बैठना और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। आई विल गो फ्रॉम हेयर। दैट मीन्स द मैसेज ही वॉन्ट्स टू कन्वे इज़ दैट यू हैव टू ऑब्जर्व द साइलेंस, you have to introspect yourself, and you have to think about your life one more time, and he will go, और वो वहाँ से चला जाएगा। फाइन, दैट इज़ द पोइम। ये जो पोइम है ये आपकी यहाँ पर ख़त्म होती है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। द मैसेज इज़ वेरी क्लियर। जो मैसेज है इस पोइम का वो क्लियर है, दैट वी शुड स्पेयर सम टाइम फॉर द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ रियलाइजेशन। हमें अपने लिए अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं और हम जिस चीज़ से झगड़ा कर रहे हैं, दैट वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय द नेचर। जो नेचर है हमें उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। जो कॉन्सिक्वेंसेज अल्टीमेटली वो हमें ही फेस करने पड़ेंगे लाइफ में। So at least for a moment we have to be quiet so that we can get a time for the self realization and self introspection. I hope you all understand the poem. सबको समझ में आई होगी, and that's all. Thank you. Have a nice day.